दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के चांदनी चौक लाल किला पर, जहां पर आज से 4 दिन पहले आतंकवादियों ने एक I-20 कार में विस्फोटक सामग्री रख के उस जगह पर, जहां पर आप रेड लाइट देख रहे हैं, उस रेड लाइट के बिल्कुल बगल में एक सफ़ेद कॉटन से ढका हुआ एक जगह आपको देखने को मिल रहा होगा। यही वो जगह है जहां पर आतंकवादी डॉक्टर उमर नबी ने उस I-20 कार में बैठकर उस तरफ से यानी कश्मीरी गेट की तरफ से वो आ रहा था और उस जगह पर जब पहुंचा, रेड लाइट उस समय रेड थी और जैसे ही रेड लाइट ग्रीन हुई, गाड़ियां आगे बढ़ने ही वाली थी, तभी ज़ोरदार धमाका हुआ। और धमाका इतना ज़्यादा भयानक था कि इस पूरे इलाके में ऐसा लग रहा था कि मानो 5 तीव्रता का भूकंप आ चुका हो, अर्थक्वेक आ चुका हो, धरती हिल रही हो। इधर दुकानें हैं जो इन सब दुकानों के शीशे तक टूट गए थे और कहा जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन के अंदर भी वो धमाका महसूस किया गया और मेट्रो ट्रेन के शीशे टूट गए। और सड़कों पर चल रही गाड़ियों का तो पूछिए ही मत। CCTV तस्वीर जो निकल कर सामने आई वो बहुत ही ज़्यादा हैरान करने वाली है। अब जो आप तस्वीर देख रही हैं, ये वो रास्ता है जो लाल किले से ITO की तरफ जाता है, यानी कि कहें तो अब इस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आम लोग यहाँ पर नहीं आ सकते। दूसरी तरफ इससे अलग देखें तो देखिए नीचे का रास्ता, यानी ये ITO से कश्मीरी गेट की तरफ ये रास्ता जा रहा है और ये रास्ता कश्मीरी गेट से ITO की तरफ जा रहा है। यहाँ पर बैरिकेटिंग आप देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा और एहतियात के तौर पर बैरिकेटिंग लगाया है और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर खड़े होंगे। देखिए, बोर्ड के जरिए आप देखने की कोशिश कीजिए। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, टाउन हॉल और चांदनी चौक तो मेरे लेफ़्ट में है जो मैंने दिखाया आपको। और आगे मैं दिखाऊं तो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं जो 24 घंटे अब यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। हालांकि ये आतंकी हमला इतना ज़्यादा खतरनाक था, इतना ज़्यादा हाई इंटेंसिटी वाला था कि जैसा मैंने जिक्र किया, जैसे लगा कि मानो 5 तीव्रता का भूकंप आ चुका हो। और एक चीज़ मैं और दिखाऊं आपको, थोड़ा सा कहूँगा जूम करने के लिए। आप देखिए, एक शिखर बोर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा। वहाँ पर शिखर गुटखा का एक एडवर्टाइज का साइन बोर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा, ये वाला। देखिए, जब आप CCTV फुटेज जो कल वायरल हुआ आपने देखा होगा, उसमें ये शिखर वाला एडवर्टाइजिंग बोर्ड उसमें दिख रहा है और सभी लोग इसी रेड लाइट पर, उस समय चूँकि सिग्नल नहीं हुआ था तो सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कब सिग्नल ग्रीन हो और गाड़ियाँ निकलें। लेकिन जैसे ही सिग्नल ग्रीन हुआ, गाड़ियाँ निकलने ही वाली थी, तो अभी अचानक एक ज़ोरदार धमाका होता है और उस धमाके के बाद अगला मंजर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा भयावह होता है। सभी गाड़ियाँ एकदम से जली हुई, यानी कि पूरी की पूरी वो डिस्प्ले की तस्वीर बदल जाती है और ऐसा लगता है मानो जो कलर तस्वीर होती है पहले, वो ब्लैक एंड वाइट में तब्दील हो जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। अब देखिए, इस कहानी का दूसरा पड़ाव सुनिए। इस पूरे मामले में अगले दिन या उसी दिन कहें कुछ देर बाद गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर पहुँचते हैं, NSG के कमांडो पहुँचते हैं और उत्तर प्रदेश के ATS पहुँचते हैं, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर पहुँचती है। मतलब कहें ये पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया जाता है और चारों तरफ सायरन की आवाज़ें ही सुनाई देती हैं। अमित शाह जब पहुँचे, उसके बाद अगले दिन एक बड़ी बैठक हुई। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि आंतरिक सुरक्षा जो देश की होती है उसे कैसे किया जाए, और उसके बाद कहीं ना कहीं देखने को मिला, तब से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। और अब थोड़ा अंदर चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि क्या इस आतंकी हमला जो हुआ है, इसकी घटना के बाद क्या यहाँ की तस्वीरें कुछ बदली हैं। तो देखिए, बदली तो हैं। मैं कहूँगा आज चौथा दिन है और अब यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर देखिए, अभी तक तो मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर लगा था। 4 दिन से हम भी लगातार यहीं पर दिन रात कवरेज कर रहे हैं। आज पहली बार मैं अपने इस BDF न्यूज़ चैनल के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, यहाँ की रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। देखिए, अब ये दिगंबर जैन मंदिर है। आज यहाँ पर भी सर्च ऑपरेशन वगैरह समझिए हुआ। सर्च ऑपरेशन नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि जब वो ब्लास्ट हुआ था, ब्लास्ट होने के बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर आकर गिरी थी, तो आज पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची थी और कुछ चीज़ें इकट्ठा यहाँ पर हुई हैं। हालांकि इससे इस मंदिर का किसी भी तरह से कोई भी लेना देना नहीं है। इस मंदिर के बिल्कुल बराबर में एक
गौरी शंकर मंदिर है, वो भी चांदनी चौक का बहुत बड़ा मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है। उस मंदिर के ऊपर यहाँ के जो पंडित और पुजारी लोग हैं, उन्होंने ऑफ कैमरा बताया था कि यहाँ पर जब धमाका हुआ था, धमाका होने के बाद किस तरह से लोगों के शरीर के कुछ हिस्से, यानी कहें कि इंसानी अंग के चिथड़े वहाँ पर पहुँचे थे। आज इस मंदिर के पीछे जहाँ पर गलियाँ हैं, दुकानें हैं, उन दुकानों के छत पर देखने को मिला एक कटा हुआ हाथ और एक कटा हुआ सिर बरामद हुआ। सोचिए, चौथे दिन, 4 दिन गुजर जाने के बाद कटा हुआ सिर बरामद होता है। अब आते हैं इस पूरे मामले में जो आतंकवादी शामिल थे या जिन आतंकवादियों के बारे में चर्चाएं हो रही हैं। तो इसका मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर नबी जो मारा जा चुका है, आज रात में, यानी हम कहें बीती रात में आइडेंटिफाई हुआ कि वही डॉक्टर उमर नबी था जो इस पूरे आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। जो I-20 कार इस लाल किले के, मेरे लेफ़्ट में लाल किला है, लाल किले के ठीक अगर आप उधर जाएंगे ITO की तरफ, तो पहले सिग्नल से लेफ़्ट अगर लेना होगा तो लेफ़्ट लेते ही एक मस्जिद पड़ती है जिसका नाम है सुनहरी मस्जिद। उस मस्जिद के बिल्कुल ठीक सामने लाल किले की पार्किंग है और उसी पार्किंग में आतंकवादी डॉक्टर उमर नबी अपनी गाड़ी को पार्क करता है और वहाँ पर 3 घंटे के आसपास वो बैठकर इंतज़ार करता है। उससे पहले, गाड़ी लगाने से पहले, उसकी एक और तस्वीर अब यानी कि तीसरे दिन वायरल हुई जब वो जामा मस्जिद के पीछे एक जगह है जिसका नाम है तुर्कमान गेट। तुर्कमान गेट के इलाके में एक मस्जिद है, उस मस्जिद में जाता है और पैदल ही जाता है क्योंकि वहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह नहीं जा सकती। पैदल जाता है वहाँ पर और उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हुई और CCTV फुटेज निकल कर सामने आया जिसमें दिख रहा है कि वो उस मस्जिद के सामने जा रहा है और उस मस्जिद के अंदर जाता है और करीब 10 मिनट तक या तो वो नमाज़ पढ़ने के लिए गया था, या तो अपने आकाओं से मिलने गया था, या फिर वहाँ पर आतंकी गतिविधियों को समझने और उसकी प्लानिंग करने गया था। क्योंकि अगर उसे नमाज़ पढ़ना होता तो सुनहरी मस्जिद यहाँ पर जाकर पढ़ सकता था और उसके आगे जाता जामा मस्जिद है, वहाँ पढ़ सकता था। लेकिन वो ना जामा मस्जिद गया ना सुनहरी मस्जिद गया, बल्कि 35 मिनट तक पैदल चल के उस जगह पर पहुँचा या उस मस्जिद में पहुँचा जहाँ पर गाड़ियों का जाना शायद बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। खैर, इस पूरे मामले में आतंकवादी डॉक्टर उमर नबी मारा जा चुका है, उसकी मौत हो चुकी है और ये ज़रूर कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में देश भर में लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक इस पूरे मामले को हल्के में नहीं ले रहे हैं। और इसका जो इम्पैक्ट देखने को मिला, आज पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ दिखा। पाकिस्तान में आज एक हाई लेवल बैठक बुलाई गई और अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू करता है तो उससे पाकिस्तान कैसे निपटेगा, इन सब चीज़ों को लेकर बातें कही जा रही है। लेकिन पूरा देश इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और उन पर भरोसा भी कर रहा है। लेकिन इस समाज में कुछ ऐसे गिद्ध हैं, कुछ ऐसे भेड़िए हैं जो हर एक मुद्दे पर, हर छोटे बड़े मुद्दे पर आते हैं और इंडिया गेट से लेकर दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर लाल किले तक चिल्ला कर डफली बजा कर कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें फलना चाहिए, हमें ढकना चाहिए। लेकिन इस आतंकी घटना के बाद कोई भी डफली वाला अब सामने नहीं आ रहा है। शायद उसे इन सब चीज़ों को देखकर अच्छा लग रहा हो, अच्छा तो खैर किसी को नहीं लगता, लेकिन अगर कोई डफली वाला अगर इंडिया गेट पर या जंतर मंतर पर या रामलीला मैदान में अगर आवाज़ उठाता, प्रदर्शन करता, एक ट्वीट तक करता, तो शायद इस बात से इनकार किया जा सकता था। लेकिन देखिए, देश में बड़े बड़े नेता हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि इधर दिल्ली में इस तरह से आतंकी घटना हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घूमने के लिए भूटान चले गए। दूसरी तरफ अगर उन नेताओं का अगर आप हिस्ट्री निकालेंगे तो सोचिए वो कहाँ थे, वो क्या यहाँ पर पहुँचे, क्या वो डफली लेकर यहाँ पर पहुँचे और डफली बजाते हुए क्या इंसाफ की मांग किया? उन्होंने नहीं किया। हरे गमछे वाले हों, लाल टोपी वाले हों, या फिर हर वो नेता हों जो मौजूदा सरकार की आलोचना करते हैं, वो लोग नहीं पहुँचे। उन्हें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा यहाँ पर कि यहाँ पर कौन मरा, कौन क्या कर रहा है, क्या कौन आतंकवादी है। वो तो हमेशा इस बात की दुहाई देते रहे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन सोचिए, आतंकवाद का अगर कोई धर्म नहीं होता तो क्या कभी किसी मस्जिद में या कभी किसी ऐसी जगह पर ब्लास्ट होता है? क्या कभी हुआ है जहाँ पर एक कौम के लोग मारे जाते हों? सिर्फ हिंदू
बाहुल्य इलाके में ऐसा क्यों होता है। खैर, ये सब भड़काने वाली बातें नहीं हैं। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये भड़काने वाली बातें हों। मैं भड़काने वाली बातें बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, मैं वही बातें कर रहा हूँ जो फैक्ट है। आज आप यहाँ पर आएंगे, आज तो हम फिर भी यहाँ पर हैं, पहले दिन हम वहाँ थे, इस रेड लाइट के आगे बिल्कुल थे, और हमने देखा इन सड़कों पर उस तरफ इंसानी शरीर के चिथड़े पड़े थे, लोग पैरों से उसे रौंद रहे थे, जाने अनजाने में लोगों के पैरों के नीचे इंसानी चिथड़े आ रहे थे। कल्पना करिए कि उस वक्त कैसा भयावह मंजर होगा। कोई अपने घर जा रहा था अपनी शिफ्ट ख़त्म करके, कोई वापस अपनी शिफ्ट करने के लिए जा रहा था, या यूँ कहें कि कितने घरों को इन आतंकवादियों ने उजाड़ दिया। आप सोचिए कि देश में जो अब कार्रवाई हो रही है या उससे पहले कार्रवाई हो रही है, मुझे याद है उसी दिन की बात है, सुबह जब हरियाणा के फरीदाबाद में कार्रवाई हुई थी इस मामले में, और एक डॉक्टर पकड़ा गया था जिसके घर से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी, और उस डॉक्टर के बारे में निकला था कि वो डॉक्टर एक रेजिडेंट डॉक्टर है, जम्मू कश्मीर से उसका रिश्ता है, यूपी के सहारनपुर से उसका रिश्ता है, और न जाने क्या क्या उसके बारे में निकला। फिर उसके बाद गुजरात की एटीएस भी 3 लोगों को पकड़ती है उससे पहले ही। तो ऐसे करके बहुत ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई, और देश में अब नेशनल मीडिया पर, रीजनल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हर जगह ये खबरें चलने लगी। तो उसके बाद कहा गया कि हो सकता है कि दिल्ली लाल किला धमाका उन गिरफ्तारियों पर या फिर उन कार्रवाइयों पर एक दबाव बना रहा होगा, जिससे दबाव में आकर के अचानक इस तरह से हमला किया गया, या फिर यह हमला उन सभी धमाकों में से एक था जो इन आतंकवादियों ने, जो देश के गद्दारों ने, जो देश के अंदर यहीं की रोटी खाते हैं और यहीं को जिस कहा जाता था जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तो जितने आतंकवादी पकड़े गए हैं, आप देखिए, किसी का नाम डॉक्टर आदिल है, किसी का नाम डॉक्टर उमर नबी है, किसी का नाम शाहीना है, किसी का नाम अब्दुल्ला है, किसी का नाम मुजम्मिल है, किसी का नाम मुजाहिदीन है, किसी का नाम ये, किसी का नाम वो है। इसमें सब एक धर्म से आ रही हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए? आज साफ तौर से वो सब लोग सोशल मीडिया पर एक ख़ास एजेंडा चला रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पर जाता हूँ, देखता हूँ, जितने भी लोग हैं, चाहे कम्युनिस्ट हों, लेफ़्ट हों, या और अलग अलग विचारधारा के लोग हों, मैंने किसी पोस्ट में इस बात का जिक्र नहीं देखा कि कोई इस आतंकी हमले के लिए एक बार भी इन आतंकवादियों के लिए कुछ कहा हो या फिर और कुछ कहा हो। सबके मुंह पर एक ही रटा रटाया शब्द होता है कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। अब चौकीदार अगर चोर है तो सोचिए जितने लोग पकड़े गए और जो इनकी मंशा थी, जो एक्सेल सीट बनाया गया था, कहाँ कहाँ पर मारना है, कितने लोगों को मारना है, हिंदुस्तान को कैसे धमाकों से दहलाना है। अगर चौकीदार चोर है तो ये सब लोग गिरफ्तार कैसे होते हैं? खैर, ये घटना बहुत ही ज़्यादा दुखद है। इसमें हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, उन आतंकवादी जो लोग हैं, उन आतंकवादियों के परिवार के भी लोग हो सकते हैं। लेकिन सोचिए, इन लोगों का धर्म या मज़हब या 72 होर जो बात होती है, तो इनका क्या अपना ईमान, क्या धर्म, क्या कुछ होता है। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए। अब इन लोगों पर ठोस और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आज के वक्त में देखा जाए तो अगर पाकिस्तान से आए आतंकी यहाँ पर कुछ करते हैं तो तुरंत कार्रवाइयाँ होती हैं। पहलगाम अटैक हो या फिर पुलवामा, हमने देखा जब इस तरह की घटनाएं हुई हैं तब नरेंद्र मोदी की सरकार ने उसका एक्शन लिया है और एक्शन का रिएक्शन हुआ है। 26/11 के बाद क्या हुआ था? 26/11 के बाद क्या हुआ? सरकार किसकी थी? उस समय ये भेड़िए, कुत्ते कहाँ थे? आप सोचिए, कल्पना कीजिए, ये कुत्ते उस वक्त नहीं भौंक रहे थे जितना आज भौंक रहे हैं। आज इनके आंखों में शब्द आंसू नहीं है, आज इनके मुंह में शब्द नहीं है, लेकिन ये भौंकने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो ये बहुत ही दुखद घटना है और इस पर कार्रवाइयाँ हो रही हैं दोस्तों। लेकिन बड़े बड़े फर्जी पत्रकार, मैं उन्हें फर्जी पत्रकार कहता हूँ, जो कांग्रेस की सरकार में उनका एजेंडा चलाते थे, कहते थे राहुल गांधी जलेबी कैसे खाते हैं, राहुल गांधी समोसा कैसे खाते हैं। इस ऐसी घटनाओं पर पता नहीं क्यों चुप है। शायद अगर कांग्रेस की सरकार होती तो अभी इस तरह से चिल्ला कर रो रहे होते। खैर, इस पूरे मामले में देखना होगा कि आगे क्या कुछ होगा। और आज 4 दिन गुजर चुका है। 4 दिन गुजर जाने के बाद आज एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ बैठक की, सभी एजेंसियों की, सुरक्षा एजेंसियों के चीफ के साथ बैठक की, और इस बैठक में साफ साफ
संदेश दे दिया गया है, निर्देश दे दिया गया है कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से इस पूरे मामले में शामिल सभी आतंकवादियों को पकड़ा जाए। देश में और किस तरह से देश की आंतरिक सुरक्षा जो होती है उससे किस तरह से लापरवाही की जा रही है, किस तरह से छेड़खानी की जा रही है, किस तरह से यहाँ पर इस तरह के आतंकी हमले को करवाने की कोशिश की जा रही है, उसको रोका जाए। ना सिर्फ रोका जाए बल्कि दोबारा इस तरह से ना हो, ऐसा कुछ खास इंतज़ाम किया जाए। क्योंकि लड़ाई इस बार देश के गद्दारों से, देश के छिपे गद्दारों से, जो यही की खाते हैं और यही का बुरा करने की सोचते हैं। इस खबर पर अपनी राय दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।